2023 विधानसभा चुनाव से पहले या क्या कुछ आप समझते हैं? हनुमान जी तो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि मतलब बीजेपी में जाने वाले, सीबीआई, ईडी, इस तरीके का हनुमान जी बयान दे रहे हैं। मेदाराम जी, जिस तरीके से उपचुनाव हुए, अभी हाल ही का अगर जो उपचुनाव की बात करें, सरदार शहर का उपचुनाव था, इससे पहले भी राजस्थान में जितने भी उपचुनाव हुए वहां पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की वजह से कांग्रेस जीत गई है। तो इसी बात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इस पार्टी को फाइनेंस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर। आप देखिए सरदार शहर का उपचुनाव, वहां पर अगर जो बीजेपी और आरएलपी का वोट बैंक जोड़ दिया जाए तो बीजेपी जीत जाती। इसीलिए कहीं ना कहीं लगता है लोगों को, क्योंकि जितने भी उपचुनाव हुए वहां पर हनुमान बेनीवाल पूरी तरीके से लड़े और उसी के बाद में कांग्रेस। यही लोग पहले कहते थे कि उनकी चलती नहीं है, अकेला आदमी क्या करेगा, 2-4 सीट आएगी उससे क्या होगा। वही लोग अभी कह रहे हैं कि इनकी बहुत ज़्यादा चलती है और मुख्यमंत्री मानते हैं। जब जिसके अंदर दम है, जिसकी बात है। और पहले भी कई ऐसी चर्चाएं होती थी, कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि ये बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी वाले कह रहे थे कांग्रेस की बी टीम है, वो किसी की भी सीट। हरीश चौधरी जी ने, क्योंकि विधानसभा चुनाव में आप देखिए कि 1 साल से कम का वक्त रहा है, ऐसे में उनके इस बयान के क्या मायने निकाले जाए? खुद की घर नहीं दिख रहा है, डूंगर वाले आग दिख रही है। अच्छा, तो 23-18 में तो आप थोड़े से चूक गए थे, 23 की कैसी तैयारी है आपकी? अब देखिए वो तो जनता के ऊपर है। होगा अब गठबंधन के बारे में कुछ ऑडियो चेक करवाएगा या डायरेक्ट करेगा? स्टार्ट है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और बायतू के विधायक हरीश चौधरी ने 2 दिन पहले ही चौहटन में एक कार्यक्रम के दौरान यह बयान दिया था। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा जो तीसरी पार्टी है, बिना नाम लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बारे में कहा था कि यह अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री है उनकी प्रायोजित पार्टी है। मैं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ में बातचीत करने के लिए उमेदाराम बेनीवाल है। उमेदाराम बेनीवाल का मैं परिचय करवा दूं। बायतू में हरीश चौधरी के साथ में 2018 में सामने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से चुनाव लड़े थे। 43,000 से ज्यादा वोट आए थे और सेकंड नंबर पर वहां पर बीजेपी तीसरे नंबर पर रही थी। और उसके बाद से ही लगातार उमेदाराम बेनीवाल अपने इलाके में सक्रिय है, जिला परिषद के सदस्य है और उन्हीं से बातचीत करते हैं कि इस बात में जो हरीश चौधरी दावा कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। क्योंकि जो आरएलपी की कोर टीम है उनमें उमेदाराम बेनीवाल भी एक मेंबर है। उमेदाराम जी, जिस तरीके से हरीश चौधरी जी ने ये बयान दिया है कि जो आपकी जो पार्टी है ना वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रायोजित पार्टी है, बात सही है? नहीं, उनकी बिल्कुल इनकी बौखलाहट साफ नज़र आ रही है। जनता के अंदर इनका जनाधार खिसक रहा है, इसलिए ये बौखलाहट में ऐसे अनगढ़ बयान देते हैं। और यही लोग पहले कहते थे कि उनकी चलती नहीं है, अकेला आदमी क्या करेगा, 2-4 सीट आएगी उससे क्या होगा। वही लोग अभी कह रहे हैं कि इनकी बहुत ज़्यादा चलती है और मुख्यमंत्री मानते हैं। जब जिसके अंदर दम है, जिसकी बात के अंदर दम है, तो उसको तो हर आदमी को मानना पड़ेगा। लोकतांत्रिक तरीके से जनता के हित की मुद्दे की कोई बात उठाते हैं। आपने देखा होगा पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा राजस्थान सहित पूरे देश के मुद्दे उठाते हैं। और उनकी हनुमान जी की लोकप्रियता जनता के अंदर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उसी लोकप्रियता बढ़ती हुई लोकप्रियता से देखकर उनके अंदर जो बौखलाहट है वो साफ जाहिर हो रही है, इसलिए वो अनगढ़ ऐसी बयानबाजी करते रहते हैं। उमेदाराम जी, जिस तरीके से उपचुनाव हुए, अभी हाल ही का अगर जो उपचुनाव की बात करें, सरदार शहर का उपचुनाव था, इससे पहले भी राजस्थान में जितने भी उपचुनाव हुए वहां पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की वजह से कांग्रेस जीत गई है। तो इसी बात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इस पार्टी को फाइनेंस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर। आप देखिए सरदार शहर का उपचुनाव, वहां पर अगर जो बीजेपी और आरएलपी का वोट बैंक जोड़ दिया जाए तो बीजेपी जीत जाती। इसीलिए कहीं ना कहीं लगता है लोगों को, क्योंकि जितने भी उपचुनाव हुए वहां पर हनुमान बेनीवाल पूरी तरीके से लड़े और उसी के बाद में कांग्रेस को उसका फायदा हुआ है। देखिए, हनुमान जी बेनीवाल ने जो पार्टी बनाई है राजस्थान के अंदर, तीसरा मोर्चा, तीसरी ताकत, जो लोगों के पास में कोई ऑप्शन नहीं था, जो कांग्रेस से तंग आकर बीजेपी की तरफ जाते थे, बीजेपी से तंग आकर कांग्रेस की तरफ आते थे, तो उनके लिए एक ऑप्शन दिया है। और जनता ने आरएलपी को वोट दिया है, ना कि कांग्रेस को जिताने के लिए या बीजेपी को जिताने के लिए। आरएलपी अपनी जगह पे एक पार्टी है। और पहले भी कई ऐसी चर्चाएं होती थी, कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि ये बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी वाले कह रहे थे कांग्रेस की बी टीम है। वो किसी की बी सी टीम नहीं है, अपने आप में एक पार्टी है और जो जनता के हित के मुद्दों के लिए संघर्ष कर रही है। और जो इनका कांग्रेस और बीजेपी का जो पिछले कई सालों से गठबंधन हो रहा है कि एक बार ये और एक बार वो, बीजेपी जमकर घोटाले करती है, कांग्रेस उसके ऊपर पर्दा डाल देती है, कांग्रेस घोटाले करती है, उसके ऊपर बीजेपी पर्दा डाल देती है। इनका जो मिलाजुली का खेल है, इनसे जनता ऊब चुकी है।
और उपचुनाव में देख लीजिए आरएलपी ने अपने दम पे अच्छा प्रदर्शन किया। आरएलपी को ये कतई मन में नहीं था कि किसको जीतेगी कौन हारेगी, वो तो अपना जनाधार बनाने में लगी है और जनता ने अच्छा सपोर्ट किया। उपचुनाव में देखिए लोगों की सिंपैथी थी, किसी के परिवार से किसी को सदस्य का टिकट दिया वो वही जीते है। चाहे कांग्रेस का देख लो चाहे बीजेपी का देख लो, बीजेपी के भी जो दिवंगत एमएलए थे उनके परिवार में टिकट दिया वो जीत गया, जिसके परिवार में टिकट नहीं दिया वो हार गया। तो ये तो एक सिंपैथी की वजह से जो जीती है। बाकी कांग्रेस और बीजेपी दोनों से राजस्थान की जनता तंग आ चुकी है और आरएलपी अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। हरीश चौधरी जी ने, क्योंकि विधानसभा चुनाव में आप देखिए कि 1 साल से कम का वक्त रहा है, ऐसे में उनके इस बयान के क्या मायने निकाले जाए 2023 विधानसभा चुनाव से पहले, या क्या कुछ आप समझते हैं? हनुमान जी तो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि मतलब बीजेपी में जाने वाले सीबीआई ईडी इस तरीके का हनुमान जी बयान दे रहे हैं। ये हो सकता है उनका जनाधार खिसक रहा है और कुछ प्रेशर है उनके ऊपर, इसलिए बोखलाहट है, क्योंकि 4 साल जनता के टच में नहीं रहे। जब पावर में थे मंत्री किस थे, बात का प्रेशर है उन पर? उनके ऊपर हो सकता है सीबीआई का प्रेशर हो, ईडी का प्रेशर हो, क्योंकि इन्होंने जमकर घोटाले किए। जब तक ये सत्ता में थे, जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे, तो बहुत सारे अनलीगल काम हुए। और जयपुर के अंदर सॉरी अजमेर में जो रेवेन्यू बोर्ड है वहाँ पर करोड़ों रुपए पकड़े गए और बहुत ही बड़ी धांधली थी। आपने देखा होगा मीडिया में भी कहीं आया सबसे ज़्यादा भ्रष्ट कोई बोर्ड है तो राजस्थान का रेवेन्यू बोर्ड अजमेर बोर्ड भ्रष्ट है। तो उसमें खूब पैसे कमाए हैं और वैसे जनता के से जुड़े नहीं और जनहित के कोई काम हुए नहीं। बायतू के अंदर देख लो, बाड़मेर में सबसे ज़्यादा टूटी हुई सड़कें बायतू के अंदर है। पानी की समस्या बायतू के अंदर जैसी की तैसी है। इन्होंने कई बार बोला कि हम मोटरें लगाएंगे जहाँ हादियों में पानी ग्रेविटी से नहीं पहुँचता है, पंप हाउस बनाएंगे, लेकिन 4 साल के अंदर बातों के अलावा कुछ नहीं किया। वही टूटी हुई सड़कें, वही पानी की समस्या, स्कूलों के अंदर अध्यापक नहीं है। इन्होंने लीगल तरीके से अध्यापक यहाँ लगे हुए थे, उनकी डिजायरें बना कर ट्रांसफ़र करके सारी स्कूलें खाली कर दी। अभी बाड़मेर के बायतू के अंदर की बात करें तो ज़्यादातर स्कूलें जो सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल हैं उसमें 4, 5 और 10 से कम स्टाफ है। ज़्यादातर स्कूलों में 80% स्कूलों के अंदर 80% पद खाली है। और जो शहर के नज़दीक हैं इधर बाड़मेर के या बायतू के, उन स्कूलों को छोड़कर बाकी सभी स्कूलों के अंदर 7-8 से ज़्यादा पद भरे हुए नहीं हैं। तो शिक्षा की व्यवस्था, चिकित्सा में व्यवस्था देख लो, बायतू हॉस्पिटल मुख्यालय का हॉस्पिटल है, बहुत ही बड़ी दुर्दशा है। वहाँ फ्री दवाइयाँ के नाम पर दवाइयाँ नहीं मिलती है, डॉक्टर भी पूरी ड्यूटी ना करते नहीं है। एक आध हॉस्पिटल है बाटड़ू का, जो वो एक डॉक्टर विशेष की वजह से अच्छा चल रहा है। जब वो बायतू थे तो बायतू ठीक था और अभी बाटड़ू आए हैं तो वहाँ थोड़ा ठीक है। बाकी सारे हॉस्पिटलों के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है। अभी मलेरिया का प्रकोप चल रहा था तो मरीज वैसे बहुत परेशान हुए, वैद हकीमों के पास जा के दवाइयाँ लेनी पड़ी। बहुत मतलब हर मोर्चे पर ये फैल हुए और जनता में इनके प्रति आक्रोश है, इनका आधार खिसक रहा है। इस वजह से ये दूसरों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। खुद की घर नहीं दिख रहा है, डूंगर वाले आग दिख रही है। अच्छा, तो 23-18 में तो आप थोड़े से चूक गए थे, 23 की कैसी तैयारी है आपकी? अब देखिए वो तो जनता के ऊपर है, लेकिन हमारी तरफ से हम बेस्ट कोशिश कर रहे हैं। जनता की जो भी जन समस्या हैं उसके ऊपर संघर्ष कर रहे हैं। आपने देखा होगा कृषि क्लेम 2018 से नहीं मिला, उसके बारे में कई बार हमने ज्ञापन दे दिए। और अभी बजरी का जो मुद्दा है, पिछले 75 दिन से हमें बालोतरा के अंदर धरना चल रहा है और बाड़मेर के अंदर इतना लंबा कोई धरना नहीं चला, लेकिन हम शांतिपूर्ण तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से धरना पे बैठे हैं। और जिस प्रकार से ये बजरी माफिया जो लुटेरा ठेकेदार जनता को लूट रहा है, वो लूट हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। और जो भी जनहित के मुद्दे हैं उसके अंदर संघर्ष करते रहते हैं और जनता के बीच में सुख दुख में जाते हैं। और हमारी तो यही पूरी उम्मीद है 100% की इस बार 23 में तो बायतू ही नहीं पूरे राजस्थान के अंदर हम तीसरी ताकत बन के उभरेगी और आरएलपी के बिना कोई सरकार नहीं बना पाएगा। गठबंधन होगा? अब गठबंधन के बारे में कुछ कह नहीं सकते। अब एन वक्त पे पॉलिटिकल्स में एन वक्त पे कब क्या हो जाता है वो किसी को पता नहीं। ये उम्मीदवार जी बेनीवाल है जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये बौखलाहट है और बौखलाहट के चलते ही इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।